सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज 8 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। तो पहले पेज पे खबर आती है जो दिल्ली चुनावों को लेके 5 बातों पे मुहर लगी है और एक चरण में ही चुनाव की बात करी जा रही है, मगर हम उसमें नहीं जाएँगे। हम आगे बढ़ते हैं। चालू वित्त वर्ष में 6.4% की दर से बढ़ेगी जीडीपी। 4 साल का सबसे निचला स्तर रहा है, एनएसओ के डेटा ने बताया है। अर्थव्यवस्था थोड़ी-सी गड़बड़ चल रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान जारी करते हुए यह जानकारी दी। इसके मुताबिक देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वित्त वर्ष 24-25 में 6.4% की दर से बढ़ेगा, जबकि पिछले वित्त वर्ष में इसकी वृद्धि दर 8.2% थी। अगर ऐसा होता है तो देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 के बाद सबसे धीमी गति से बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं अगले संपादकीय की ओर और जानते हैं आज कौन से महत्वपूर्ण मुद्दों पे बातें चल रही है। तो आज का सुविचार हेनरी जॉर्ज साहब ने कहा है, हमारी सर्वोच्च सभ्यता में भी मनुष्य अभावों में मरते जाते हैं। इसका कारण प्रकृति नहीं बल्कि मनुष्य का अन्याय है। प्रथम लेख है नया खतरा और ये एक नए विषाणु को लेकर है जो कि चर्चा बनाया हुआ है। HMPV के नाम से आपको खबरों में देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, पल्मोनरी वायरस। एक बार फिर कोरोना विषाणु की तरह एक विषाणु ने दस्तक दी है, HMPV। इसका प्रकार ये प्रसार चीन से शुरू हुआ है। भारत में भी कुछ लोग इसका संक्रमण में पाए गए हैं। इसके लक्षण इसके लक्षण और प्रभाव लगभग कोरोना विषाणु जैसे ही हैं। यह भी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। संक्रमित व्यक्ति को बुखार, सिर दर्द रहता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। अभी इसका संक्रमण बच्चों में भी देखा गया है और कई गंभीर प्रभाव दर्ज नहीं हुए हैं। तो अभी ये HMPV का जो चर्चा में चल रहा है, हालांकि विषाणुओं को फैलने वाली बीमारियों के बारे में अंतिम रूप से कुछ भी दावा करना मुश्किल होता है कि वे भविष्य में क्या रूप ले सकते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों के दो इसमें मत हैं जो कि मैंने कई अखबारों का अध्ययन करते हुए पढ़े और कई विदेशी आर्टिकल्स भी पढ़े, तो वो निकल के ये आ रहा है कि ये थोड़ा-सा फेक न्यूज़ भी फैलाया जा रहा है इसके हार्मफुल नेचर को लेकर, कुछ कुछ खबरों के द्वारा, चैनलों के द्वारा। तो उससे दूर रहिए, अभी कुछ नहीं कह सकते कि इतने छोटे स्तर पे कोई इतना बड़ा नुकसान ये कर पाएगा। अगली खबर महत्वपूर्ण आती है कि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, क्योंकि उनका जो वहाँ पे क्या हुआ था, रेटिंग्स हुई थी। रेटिंग्स होती हैं नेताओं की कि क्या क्रेडिबिलिटी चल रही है, लोग कितना पसंद कर रहे हैं। एक तरीके से आप पोल समझ सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन क्या जा रहा है। तो उनकी रेटिंग्स बहुत कम थी, बहुत डाउन थी। तो इससे पहले कि पार्टी को ऊपर नुकसान उठाना पड़े, पार्टी ने एक ऑब्ज़र्व क्या करा, उन लोगों ने ऑब्ज़र्व करा आपका यूएसए को। जैसे यूएसए इलेक्शन में बाइडेन साहब की रेटिंग्स कम जा रही थी, मगर फिर भी बाइडेन साहब लगे पड़े थे, चुनाव लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। नुकसान क्या हुआ कि पूरी पार्टी ही डूब गई। अब ऐसा ना हो इसलिए ट्रूडो साहब ने अपने आप अपना इस्तीफ़ा दे दिया है पार्टी से, वो अपने चुनाव अब नहीं लड़ेंगे। कनाडा में कुछ पहले हुए एक सर्वेक्षण में सामने आया था कि पहली बार जब ट्रूडो प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्हें 63% लोग पसंद करते थे, 63। लेकिन अब उनका समर्थन करने वालों की तादाद महज 28% रह गई है। पार्टी और सरकार के ढांचे में भी उन्हें लेकर एक तरह का द्वंद्व चल रहा था। अर्थव्यवस्था की खुशहालत, हर स्तर पर बेकाबू महंगाई और भ्रष्टाचार के कई मामलों पर स्पष्ट रुख की वजह से उनकी लोकप्रियता में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा भारत के साथ कूटनीतिक संबंधों के मामले में शायद सिर्फ अपने आग्रहों या नाहक जिद की वजह से ट्रूडो ने लगातार हाथ बिगड़ने दिए थे। अब उनकी पार्टी में भी अंदर राइवलरी चल रही है। हाल ही कुछ दिनों पहले वित्त मंत्री ने रिज़ाइन कर दिया था। अब ये देखने की ज़रूरत है कि ट्रूडो के बाद कनाडा में सत्ता का नया समीकरण आंतरिक और विदेश नीति के मोर्चे पर क्या रुख अपनाता है। देखते हैं अब क्या नई पॉलिसी अपनाएंगे या जो भी टेक ओवर करना चाह रहे हैं इलेक्शन में, नया चेहरा कौन बनेगा पार्टी का।
फिलहाल आज का प्रबंध संपादकीय है डिजिटल दुनिया में गुम होते बच्चे। ये लिखा है ज्योति सिडाना जी द्वारा। ज्योति जी कहती हैं हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रतिबंधित करने के लिए विधेयक पास किया गया है। ये पहली बार है कि अब किसी देश में बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटॉक सोशल मीडिया एवं इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे मंच को। अगर सोशल मीडिया कंपनियां ऐसा नहीं कर पाई तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। असल में जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में नया कानून लाया गया कि 16 साल से कम के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने के लिए मना कर दिया गया और कंपनियों को ये भी कहा गया कि आप तरीके लाइए जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि जो यूज़र है आपका वो 16 से ऊपर का ही है। कारण ये है कि इस समय हमने कई पीछे आर्टिकल्स भी डिस्कस करे थे जनसत्ता के ही, बच्चों में कई साइकोलॉजिकल समस्याएं देखने को मिल रही हैं, है ना? एग्रेशन, एंजाइटी और लैक ऑफ डिसिप्लिन, समाज में एडजस्ट ना होने पाने की दिक्कतें, इससे इनके भविष्य में फ्यूचर ग्रोथ पे खतरा मंडरा रहा है। उनको समाज अच्छा नहीं लग रहा है। ये बातें भी निकल के आ रही थी कि उनको एक वर्चुअल दुनिया ही ज़्यादा बेहतर लगती थी, जो कि झूठी दुनिया है अपने आप में, एक आभासी दुनिया। एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में पाया गया कि 9 से 17 वर्ष की आयु के 60% बच्चे सोशल मीडिया या गेमिंग मंच पर प्रतिदिन 3 घंटे से ज़्यादा बिताते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 87.82 87.82% बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे थे, जिनमें से व्हाट्सएप और कई आंकड़े दिए हुए हैं। ये एक तथ्य है कि सूचना क्रांति के बाद तेजी से उभरे डिजिटल युग ने समाज के हर वर्ग, विशेष रूप से बच्चों और किशोरों के सामने गंभीर चुनौती उत्पन्न कर दी है। सवाल है कि क्या बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर इस चुनौती को सामना किया जा सकता है? सवाल ये भी है कि क्या वास्तव में प्रतिबंधित किया भी जा सकता है या नहीं? तो ये बहुत डबल पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं कि क्या हम इसको बैन कर सकते हैं और क्या इसे बैन करना ही चाहिए? ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ऑनलाइन चिकित्सीय सलाह, ऑनलाइन लेन-देन, ऑनलाइन पासपोर्ट, यहाँ तक कि अब मंदिर दर्शन और प्रसाद भी ऑनलाइन संभव हो रहा है। एक आभासी दुनिया में हमारा जीवन चलता जा रहा है। दुनिया में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ विकसित तकनीक का प्रयोग नहीं हो रहा हो। जैसे में इसे प्रतिबंधित कैसे किया जा सकेगा? नव उदारवादी व्यवस्था के उभार के बाद ही तो निगरानी मूलक समाज अस्तित्व में आया है, जहाँ हर कोई हर समय कैमरे की नज़र में है। क्या मामले सामने आ रहे हैं? क्या आधुनिक तकनीक के बिना इस तरह की निगरानी रखना संभव हो सकता है? अब देखिए टेक्नोलॉजी के दोनों एस्पेक्ट्स हैं। टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव पॉइंट्स भी दिखे, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। मगर फिलहाल बच्चों के भविष्य को लेकर ही ज़रूरी है कि बच्चों को सोशल मीडिया के लाभ और हानि के बारे में हम बताएं, परिवार के साथ बैठे समय बिताएं, उन्हें जो वास्तविक खेल कूद में एंगेज रखा जाए, वास्तविक दुनिया में लोगों से मिलाया जाए, ना कि वो आभासी दुनिया में एक अलग ही झूठी जीवन दिखाएं। और यहाँ पे कोई देखिए कानून तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है। कानून सरकार को इसलिए भी लाना पड़ा कि कानून से ही वो कंपनियों को आदेश दे पाएंगे कि आप ऐसे नियम लाइए। मगर यहाँ पे लीगल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल टच की ज़रूरत है हमें। गवर्नमेंट तो बहुत से वक्त कानून ला सकती है, बहुत से वक्त बैन कर सकती है, मगर अब साइकोलॉजिकल टच पेरेंट्स को और गार्जियंस को, स्कूल टीचर्स को देना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल टच, उनको रियलिटी दिखाइए, वास्तविक लोगों से जोड़ के रखिए, खेल कूद, स्वास्थ्य, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, है ना? और ना कि समय अपना स्क्रीन टाइम वगैरह में लगाया जाए। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल, बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को हमारे सामने प्रस्तुत कराते हैं। आगे देखते हैं। कोपेनहेगन में मंगलवार को नए साल के स्वागत समारोह पहुंचे डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक एक्स और रानी मैरी।
फिलहाल इसी के साथ आज के लेते रखते हैं, कल फिर आएंगे नए विश्लेषण के साथ। इस बीच आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करिएगा और डिटेल में करंट अफेयर्स आप वहाँ पे भी जान सकते हैं। थैंक यू।